नमस्कार आलोक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जी अंजू, नमस्कार। जी जी। सर, बजट जो 3.0 मोदी सरकार है उसका पहला बजट आपको कैसा लग रहा है? पीपल्स बजट कहा जा रहा है, क्या सच में ये आम लोगों के लिए बजट है? तो देखिए, इसका एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। पीपल्स बजट क्यों कहा जा रहा है और इसको इतना पसंद क्यों किया जा रहा है। मध्य वर्ग पिछले करीब खास तौर से सैलरी शुदा मध्य वर्ग कई सालों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया कुछ इनकम टैक्स में छूट दो, कुछ इनकम टैक्स कंसेशन दो, टैक्सेबल लिमिट्स बढ़ाओ। लेकिन ये आमतौर पर भाजपा सरकार उनकी सुनती नहीं थी। बल्कि मैं तो याद करता हूं कि जब अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उनसे कहा गया कि आप मिडिल क्लास और खास तौर पर सैलरी वाले मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करते। तो उनका जो बयान था उसका आशय था कि वो तो समर्थ लोग हैं, वो खुद ही कर लेंगे। और एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मिडिल क्लास सैलरी शुदा जाएगा कहाँ भाग के, कुछ दो ना दो, लौट फिर के हमको भी वोट देने वाला है। तो एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी, कहीं भाग के जाने वाला नहीं है। तो आप देखेंगे कि वो हर सेक्शन को कुछ ना कुछ मिलता रहा, लेकिन जो एक थोड़ा सा अर्ध संपन्न टाइप का मिडिल क्लास है उसको आमतौर पर बजट से नहीं मिलता था। तो इस बार ये उम्मीद की जा रही थी कि जो कर मुक्त जो आय होगी वो बढ़ा के 8 लाख 10 लाख की जाएगी, तो वो 12 लाख एकदम से कर दी गई है। तो उसका एक फायदा ये होगा कि थोड़ा सा जिसका कर का दायित्व है वो कम होगा, आपकी मेरी जेब में थोड़े से पैसे ज्यादा बचे रह जाएंगे। अब आपकी मेरी जेब में पैसे थोड़े ज्यादा बचे रहेंगे तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति कार के लिए ईएमआई कर ले, मकान के लिए ईएमआई कर ले, नहीं तो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे। मतलब वो पैसा या तो हम लोग बाजार में खर्च करने जाएंगे या फिर म्यूचुअल फंड या शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे या बैंक में इन्वेस्ट करेंगे। तो दोनों ही सूरतों में वो पैसा वापस लौट के सिस्टम में आएगा। तो ये बिल्कुल। एक तरह से कह सकते हैं कि ये मध्य वर्ग का बजट तो है ही, लेकिन साथ में बड़ा शार्पली पॉलिटिकल बजट है। अगर आप देखें तो इस बजट में मखाना बोर्ड बना दिया गया है जिसका ताल्लुक निश्चय ही बिहार से। बल्कि बिहार की पॉलिटिक्स तो अद्भुत है। वो मखाने बोर्ड के बारे में बात चल रही थी तो लेकिन मैं आलोक जी, मैं आपसे मखाना बोर्ड के बारे में समझूंगी, लेकिन पहले मैं ये जो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है, तो मैं ये हाँ। समझना चाह रही हूँ कि अगर मान लीजिए किसी की आय 15 लाख है, 20 लाख है, तो क्या ये माना जाए कि 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर जो पैसा है उस पर टैक्स देना है? हाँ, निश्चय ही, निश्चय ही। मतलब 12, अगर आपकी 15 लाख इनकम है तो 12,75,000 पे कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद जो स्लैब है जिस तरह से, उस हम्म। तरह से आपको देना पड़ेगा। जैसे ये मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, हाँ चार हाँ, लाख ये बिल्कुल रुपए तक बिल्कुल किसी आपका सही। टैक्स। बिल्कुल आपका सही। तो हम लोगों तो ने क्या कैलकुलेशन किया था। हाँ, हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था कि इसमें हर व्यक्ति के, हर करदाता के जेब में कुछ ना कुछ पैसा बच रहा है। उसका कर दायित्व तो पहले के मुकाबले इस नए सेटअप पे कम आने वाला है। तो उसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि चूंकि मेरी जेब में पैसे ज्यादा होंगे तो मैं खर्च करने जाऊंगा। बिल्कुल आपका ये सही, आपने स्क्रीन लगाई है तो इसका आशय यही है। लेकिन 12 लाख तक है तो कोई कर दिए, 12 लाख के ऊपर है तो जितना ऊपर है उसके हिसाब से फिर आपका एक कर के स्लैब बनेंगे। जी। सर, बजट आने से पहले हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि 10 लाख तक टैक्स फ्री हो जाएगा, लेकिन ये तो 12,75,000 है, तो ये तो कहा जा सकता है कि मांगा जितना था उससे ज्यादा ही मिला है। जी, निश्चय ही। अगर आप याद करें तो कुछ दिन पहले ही केजरीवाल जी ने दिल्ली के चुनावी प्रचार के संबंध में ऐसी मांग की थी कि मैं पीएम मोदी से मांग करता हूं कि वो शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी क्या ही करेंगे, लेकिन ये इस तरह से कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग की जो एक नाराजगी या कल्पित नाराजगी या एज्यूम नाराजगी जो थी, उसके प्रति एक सदाशय भाव दिखाते हुए कि कुछ उनके लिए दिया गया। तो इस लिहाज से, अच्छा, चूंकि आप उम्मीद बिल्कुल ना करें और हम्म। आपको मिल जाए तो उसकी खुशी थोड़ा अतिरिक्त हो जाती है। तो ये दरअसल उस तरह बिल्कुल। की खुशी वाला बजट है। जी जी। पर सर, जैसे अभी आपने अरविंद केजरीवाल की बात कर दी, उन्होंने मांग रखी थी कि ये करें पीएम मोदी बजट में, उनको तो शायद था कि नहीं करेंगे, लेकिन अब जब ये हो गया है, आपको लगता है इसका कुछ असर दिल्ली के चुनाव पर भी पड़ सकता है? देखिए, एक तो चीज समझ लीजिए आप कि जो बजट है, बजट बेसिकली कोई बही खाता नहीं है। बजट एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, पॉलिटिकल हम्म। टूल है। तो
दिल्ली के चुनाव पे भी असर है उसका, बिहार के चुनाव पे भी असर है उसका। तो जो इस तरह की बातें थी कि साहब ये सरकार मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं करती या ये नहीं करती वो नहीं करती, तो वो नैरेटिव अब थोड़ा सा ध्वस्त होगा। अगर आप देखें, इसमें अपने पॉलिटिकल शो करते हैं तो शिवसेना की प्रियंका जी ने इसकी बड़ी तारीफ की बजट की। तो ये बिल्कुल। मतलब एक एक जो आप कह सकते हैं कि विपक्ष का जो एक हमला हो सकता था, या वो समवेत स्वरों में कहते कि ये तो अब मध्य वर्ग के लिए कुछ नहीं, तो वो हमले की धार बजट के आने कुछ घंटों में ही हो गई। तो वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल टूल के तौर पे इसका जो रिजल्ट आने चाहिए थे, भाजपा को जो चाहिए थे, मुझे लगता है कि वो 1-2 घंटे में मिलना शुरू हो गए हैं। जी। पर शशि थरूर जी कह रहे हैं कि अभी तो हम डिटेल्स का इंतजार करेंगे, उसके बाद रिएक्ट करना चाहेंगे। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी फंस गए हैं, ना बोलते बन पा रहा है, ना खामोश रह पा रहे, इसलिए कह रहे हैं डिटेल्स का इंतजार करेंगे। अरे अपरेंट, देखिए जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं अपरेंट, वो 1-8 घंटे में आ जाता है। अगर आपको आलोचना के लिए और फाइन प्रिंट देखना है और बहुत एनालिसिस करना है, तो इसका मतलब है कि अपारेंटली ऊपर ऊपर प्राइमा फेसाई फर्स्ट लुक में कुछ ऐसा नहीं है जिसके सहारे आप बजट को क्रिटिसाइज कर सके। सर लेकिन अखिलेश यादव तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना इस बजट को भी, उनको लग रहा है इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो सब झांसे हैं, झूठ अखिलेश, बोल रहे हैं, झूठा बजट है, फर्जी बजट है, देखिए फर्जी देखिए आंकड़े हैं। आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हुआ करता था, और बजट जब हम तैयारी करते थे तो कई बार यूं होता था, बजट 4 बजे के आसपास आया करता था, मैं बात कर रहा हूँ 86-87 की। तो कई बार यूं होता था कि विपक्षी दलों के नेता बजट आने से पहले विज्ञप्ति लिख के दे जाते थे कि ये बजट जन विरोधी है, ये बजट गरीब विरोधी है। तो मैं कहता था सर अभी तो बजट आया नहीं है। बोले जो भी आए हमारा रिएक्शन यही है। तो विपक्ष का दायित्व यही है, विपक्ष का लगता ये है कि, और अखिलेश जी की आप बात उठाए, अखिलेश जी तो दरअसल बजट की बात ही नहीं करना चाह रहे थे। वो तो कह रहे थे कि कुंभ के बारे में चर्चा हो, कुंभ के आंकड़ों की चर्चा हो। तो अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा उनको सूट करता है, तो उनको तो वही तेजस्वी जी ने भी कहा कि गरीब ग्रामीण गांव विरोधी है। तो वो सब लोग अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन आ, दो डायमेंशन इसके जो मैं समझ पाता हूँ। एक तो बजट के बाद स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरता है। तो आज बजट के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नहीं गिरा, बल्कि सेंसेक्स तो कुछ 5 पॉइंट ऊपर बढ़कर बंद हुआ, निफ्टी थोड़ा सा गिर के बंद हुआ, ऑलमोस्ट फ्लैट हुआ। दूसरा, आप भी जर्नलिज्म में आप देख रही हैं तो कोई विपक्ष या पक्ष का कोई नेता मुझे ऐसा अब तक दिखाई नहीं पड़ा जो कुछ ठोस आधार पे कह पाए कि ये किस अर्थ में जनता विरोधी है, गरीब विरोधी है। बाकी फाइन प्रिंट जब आप करेंगे तो कुछ चीजें नेगेटिव चीज निकाल ही लाएंगे, लेकिन ओवरऑल इन चैलेंजेस में मुझे लगता है कि एक ऐसा बजट है जो इन स्थितियों में से बेहतर बजट शायद नहीं हो पाता। अब आप मखाना बोर्ड की बात कर लेते हैं सर। बिहार को तो बहुत कुछ मिला इस बजट में। अरे बिहार को मोटे तौर पे 5 चीजें मिली हैं। एक तो मखाना बोर्ड मिला है, और बल्कि मतलब मैं बिहार की क्षमता पे चकित हूँ कि हम तो मखाने को अलग तरह से विश्लेषित कर रहे थे, लेकिन वहाँ चिराग पासवान जी का बयान आ गया कि मखाने पे इस कदम से वहाँ के साहनी समुदाय को बड़ा मदद मिलेगी। तो मेरी जानकारी में शायद वहाँ का साहनी समुदाय, साहनी जातीय समूह कुछ मखाने कारोबार से जुड़ा रहा होगा, लेकिन वो ये तो उनके बयान से पता लगा कि एक पूरा कास्ट का डायमेंशन जुड़ता है इससे। खैर, तो मखाना दरअसल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें, आप जाएं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो मखाने के इस तरह का काम क्या हो गया, मखाने पे चॉकलेट, मखाने पे कैरेमल, मखाने पे तमाम नमकीन चीज लगा के, और वो 250 ग्राम का जो है कोई बेच रहा है, आधा 500 का, कोई 700, कोई 800 का। तो बिल्कुल। प्रोसेसिंग करने वाले बहुत कमा रहे हैं भाई। जो ओरिजिनल बना रहा है कुछ, इसका भी भला होना चाहिए। तो मखाना हुआ, बल्कि इसमें एक चीज और है कि कपास का भी इस बारे में टेकअप किया गया। कपास का ताल्लुक तो बिहार से नहीं होता, तो मखाना का डेफिनेटली बिहार का एक मदद मिलेगी। पूरी वैल्यू चेन में भाई सारे पैसे, मोटा प्रॉफिट कंपनी क्यों कमाए, ये किसान भी कमाए, उगाने वाला भी कमाए, बनाने वाला भी कमाए। और वहां पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात है, नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे बिहार में। इसके अलावा वहाँ फूड टेक्नोलॉजी का नया इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, पटना आईआईटी का एक्सपेंशन किया जाएगा, और बुद्धिस्ट यानी बौद्ध
पर्यटक स्थलों से जुड़े स्थलों का विकास किया जाएगा, तो बिहार में तो बहुत पड़ता है, वो गया तो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ओवरऑल ओवरऑल निश्चय ही बिहार का चुनाव निर्मला जी के सामने रहा होगा। लेकिन अगर बिहार को कुछ होता है या उड़ीसा को कुछ होता है, तो भाई ये भी भारत के हिस्से हैं और इनकी दरकार अलग तरह की। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि बिहार का हो गया पॉलिटिकल रीजन से ही सही, लेकिन बिहार भारत का हिस्सा है। अगर वहां कुछ एक्स्ट्रा होता है तो जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। पर तेजस्वी जी तो कह रहे स्पेशल स्टेट का वो मिलना चाहिए था स्टेटस, लेकिन यहाँ पर बस ये सब देकर बिहारियों को एक तरह से मना लिया गया है। तो आपको लग रहा है कि वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव सिर पर है, मतलब इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने हैं, तो उनको लग रहा है कि ये बजट अगर इस तरह का आया है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बिहार के लिए कही जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा इससे। देखिए, तार्किक स्तर पे देखें तो कोई भी समझदार व्यक्ति जो तेजस्वी जी की पोजीशन में होगा वो यही कहेगा, है ना। वो क्या कहेगा। अब वो तारीफ तो निश्चय ही नहीं करेंगे कि साहब ये। लेकिन बिहार की जनता बड़ी स्मार्ट है, बड़ी चतुर है। बिहार के भारतवर्ष की जनता बहुत स्मार्ट और चतुर है। वो अपने हितों को और कौन उनका हित कर रहा है, कौन उनका हित नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए या पूरे देश के लिए ये इन परिस्थितियों में बहुत अच्छा बजट है। और इसमें विरोधियों को इसके फाइन प्रिंट डीप में जाके देखने पड़ेंगे कि चीजें कैसे निकाली जाएं, कैसे नेगेटिव पॉइंट्स को हम निकाल के बताएं। तो फर्स्ट लुक में बहुत आसानी से दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि कुछ चीजें बड़ी इसमें अद्भुत है और बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज करती हैं। इसमें गिग वर्कर्स, 1 करोड़ वर्कर्स के लिए उन्होंने एक फॉर्मल मेडिकल सिस्टम में लाने की योजना बनाई है और उसको कहा है उन्होंने कि भाई ये इस पे हम इनका कार्ड बनाएंगे और इस पे सरकारी व्यवस्थाएं लागू होंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मध्य वर्ग परिवार में आप देखें तो आप भी देखती होंगी, दिन में 3-4 बार आपके पास कभी फ्लिपकार्ट का, कभी अमेजन का बंदा आता है, डिलीवरी बॉय आता है। और बड़ी उनकी असुरक्षित स्थितियां हैं जीवन की, नौकरी से लेके स्वास्थ्य से लेके। तो 1 करोड़ के आसपास अगर वो लोग यहाँ पे, 1 करोड़ बहुत बड़ा फिगर है। 1 करोड़ का मतलब समझिए कि जी। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का दोगुना या कि हम्म। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के बराबर का आधा। तो ये हम्म। मतलब ऐसा है कि वो सेक्शन जिसकी ओर आमतौर पे किसी का ध्यान नहीं है। तो हम्म। ये मतलब एक दिल को छूने वाली बात है कि ऐसे वर्कर्स जिनको सिस्टम में भी नहीं है, ऑर्गेनाइज भी नहीं है, उसके लिए आप कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव सरप्राइज मेरे लिए था, कम से कम। जी। सर, मखाना बोर्ड तो बन गया, वहां उनके जो उत्पादक हैं, जो उगा रहे हैं किसान, उनकी भलाई की बात तो हो गई। लेकिन एक वर्ग ऐसा है विपक्ष में जो कह रहा है कि वो जो किसान बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन पर, उनके बारे में तो कुछ नहीं सोचा, उनके लिए तो कुछ नहीं किया सरकार ने। देखिए अंजू जी, बात क्या है कि किसानों का या किसी का भी, किसी वर्ग का भी हित तब संभव है जब पूरी वैल्यू चेन में, मार्केट में उनका एक उचित हिस्सा हो जाए, है ना। इससे मेरा क्या आशय है, जैसे कि आलू बिकता है 2 रुपए किलो, आलू से बनते हैं चिप्स, चिप्स बिकते हैं 400 रुपए किलो। तो सारा जो पेप्सी कंपनी और आईटीसी कंपनी ही क्यों माल खाए, कुछ किसान को मिल जाए। अब किसान बिल्कुल। को जब मिलेगा तो इस सिस्टम में कुछ चीजें सेट होनी पड़ेंगी भाई, कि आपको एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, उसमें आपको माल सप्लाई करना पड़ेगा, कुछ रूल्स रेगुलेशंस करने पड़ेंगे। आप एक चीज नोट कीजिए, पूरे देश में ये पंजाब में ही क्यों प्रॉब्लम आती है। पंजाब के किसानों के नाम पे जो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है वहां के नेताओं की, उनके कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट इस तरह के हो गए हैं कि एग्जैक्टली हम करेंगे वो ही जो हमें हम्म। करना है। हम वही फसल उगाएंगे जो हमें उगानी है, और ये नहीं बिल्कुल। बिकेगी तो सरकार इसको कंपनसेट करे। अब इस तरह से कौन काम करता है। मतलब जैसे मैं कहूँ साहब, मेरे को प्रोफेसर हूं मैं साहब, मैं जो है वो वही विषय पढ़ाऊंगा जो मैं पढ़ के आया हूं। और अगर हम्म। मेरे को कॉमर्स का प्रोफेसर हूं, अगर मुझे कॉमर्स पढ़ाना नहीं आता तो मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, आप मेरे को कॉलेज फ्री की सैलरी दे। तो पॉइंट ये है कि हर धंधे में, हर काम में लोग खुद को इवॉल्व करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई टेक्निक समझते हैं, नई नई चीजें जानने समझने की कोशिश करते हैं कि मेरी शर्तों में बाजार में माल बिके। तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि आप बदलने को तैयार तब होते हैं या तो मार्केट के प्रेशर्स हो, या एक स्वतः स्फूर्त आप बदलाव करें। लेकिन जहां हम्म। बदलाव के प्रति अगेंस्ट एक वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं कि बदलाव में खतरा है उनका, और वो पूरी लॉबी है जिसमें उनका खतरा ये है कि साहब अगर ये पूरा इस तरह का नया सेटअप आ गया मार्केट ओरिएंटेड, तो हमारे हाथ से लोग निकल जाएंगे। तो पंजाब की समस्या कृषि की नहीं है,
पंजाब हम्म। की समस्या बिचौलियों के वेस्टेड इंटरेस्ट की है, वो पंजाब स्पेसिफिक है। तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब की इनकी समस्याओं को हमें किसानों की समस्या मानना चाहिए, कम से कम मेरी समझ तो यही कहती है। सर, पंजाब के जो वित्त मंत्री हैं, हरपाल सिंह चीमा, वो तो कह रहे हैं कि वित्तीय भेदभाव करती आई है मोदी सरकार हमेशा से पंजाब के साथ, खासतौर पर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर बनी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पैसा मांगने के लिए भगवंत सिंह पहुंच गए थे पीएम मोदी के पास। तो ये हम पंजाब जो है, आपने कहा ना पंजाब ओरिएंटेड समस्या कुछ और है, तो उसको एड्रेस कैसे किया जाए, ये भी तो एक बड़ी चुनौती होगी ना मोदी सरकार के सामने। देखिए, एड्रेस बिल्कुल किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है, आप देखिए कि इलेक्शन जीतने के लिए आप कुछ पॉलिटिकल प्रोमिसेस करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हर पार्टी को पॉलिटिकल प्रॉमिस करने का हक है। लेकिन फिर उससे जब आपका खाता अफेक्ट होता है तो आप केंद्र सरकार को जाकर होते हो, साहब केंद्र सरकार पैसा दे। भाई, ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का स्टेट का जो अंदाजा है वो आपको करना चाहिए था कि मैं ये वादा कर रहा हूं, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। आखिरी में साहब मोदी सरकार ऐसा नहीं देगी तो मोदी सरकार को धर पकड़ो। तो मेरी इसमें बहुत साफ राय है, पंजाब के लिए, सबके लिए, बीजेपी सरकार हो नॉन बीजेपी सरकार हो, आप जब प्रोमिस कर रहे हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स खुद समझने पड़ेंगे। वरना होगा ये कि जनता धीमे धीमे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रॉमिस पे भरोसा करने से इनकार कर देगी। अब आपसे पंजाब की बात कर रहे हैं, वहां से बयान आया है बंगाल से कि टीएमसी का है कि वेस्ट बंगाल के लिए कुछ नहीं है। तो केंद्रीय बजट मुझे नहीं लगता कि हर स्टेट के लिए स्पेसिफिक कुछ कर सकता है, और निश्चय ही जिसके पास केंद्र में सरकार है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने ही नहीं कर सकते। लेकिन कई सारे स्टेप्स ऐसे हैं, जैसे कि अब जो टैक्स के प्रोविजंस है, तो इससे लाभान्वित तो मतलब पूरे देश में हर राज्य के ही लोग होने वाले हैं। तो बिल्कुल। उसका कोई ताल्लुक इस बात से तो है नहीं कि वेस्ट बंगाल वाले को टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सबने अपने अपने हिसाब से बात की है। तो बेसिकली ये इकोनॉमिक्स कम है और पॉलिटिक्स ज्यादा। और पंजाब तो जो मुझे लगता है, पंजाब में गैर जिम्मेदारी सब जगह है, पंजाब में तो गैर जिम्मेदारियों के बिल्कुल अलग लेवल है कि कृषि को अपने हिसाब से चलाएंगे, उद्योग वहां नए आएंगे नहीं, नए नए हम प्रोमिस करेंगे, प्रोमिस पूरा नहीं करेंगे किन के पास जाएंगे, केंद्र सरकार अगर पैसा ना देगी तो हम कहेंगे कि अन्याय चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि देर सवेर इस पे मैं याद करता हूँ मोदी जी ने 1 या 2 वर्ष पहले रेवड़ी कल्चर की बात की थी। तो देर सवेर सारी सरकारों को बैठ के बात करनी पड़ेगी, भैया रेवड़ी कितनी प्रॉमिस हम कर सकते हो, कितनी हम बांट सकते हैं। एक पॉइंट के बाद रेवड़ी आप बांट ही नहीं सकते, आपका खजाना पूरा ठप हो चुका होगा। जी। सर, रेवड़ी कल्चर का तो ये आलम है कि दिल्ली में आप देखो ना, रेवड़ियां सब तरफ से ही बट रही हैं। सब मतलब तरफ जो से लोग हैं भंडारा, उनको तो भंडारा, ये आ भंडारा रहा है कि चल रहा है, पैदल भंडारा, भंडारा चल रहा है। पर भंडारा राहुल चल गांधी रहा ने जो अजीब टिप्पणी की है सर बजट को लेकर, मतलब राहुल गांधी की शब्दावली को मैं क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आता। वो कह रहे हैं कि ये जो बजट है वो गोली के घाव के ऊपर बैंडेड जैसा है। इसका क्या मतलब हुआ सर? मतलब कुछ मिला नहीं उनको बोलने के लिए तो कुछ भी बोलो। है। अब राहुल गांधी से हमें उम्मीद होनी चाहिए, इससे कुछ स्पेसिफिक प्रपोजल्स लेके बात करें। ये जो बयान है कि गोली के घाव पे बैंडेड जैसा, ये तो मेरे ख्याल में बहुत जनरल किस्म का बयान है। इस बयान से कुछ अर्थ नहीं खुलता। बजट से नाराजगी, परेशानी, क्रिटिसिज्म बहुत एंगल के हो सकते हैं, लेकिन वो उम्मीद हमें उनसे करनी चाहिए, कुछ ढंग से वो विश्लेषण करेंगे। अभी दिक्कत इस सरकार की ये भी हो गई है, और मुझे लगता है वो दिक्कत सरकार की नहीं, दिक्कत लोकतंत्र की है। दिक्कत लोकतंत्र की ये हो गई है कि ये सरकार इतनी भाग्यशाली सरकार है कि बड़ी बड़ी बेवकूफियों के बावजूद, मतलब ब्लंडर्स के बावजूद, जो इसका क्रिटिक होना चाहिए विपक्षियों द्वारा, वो होता ही नहीं है। यानी नॉन सीरियस बात करते हैं लोग, फिर लोग उनको सीरियसली लेना ही बंद कर देते हैं। तो इस चक्कर में आप देखें, ऐसा नहीं सरकार ने बड़ी उच्च स्तरीय ब्लंडर्स की हैं। नोटबंदी में कई तरह के इश्यूज हुए थे, लेकिन ये सरकार भाग्यशाली इस अर्थ में कि इसे विपक्ष जो मिला है वो अति उच्च किस्म का मूर्खतापूर्ण बयान देने वाला विपक्ष मिला है। तो ये सरकार का हम भाग्य मान सकते हैं और कुछ नहीं। सर, एलओपी है राहुल गांधी, उनको तो कुछ बड़े मतलब अलग तरीके से इसका हाँ, विश्लेषण करना निश्चय। चाहिए था। आप अगर देखें छात्र राजनीति, आपने देखी होगी, मैंने भी देखी, राहुल जी के जो बयान और जिस तरह का विश्लेषण होता है, वो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होता है ना, जेएनयू का या डीयू का, के बहुत
ऐसी बात कह दो कि आप ताली पिटवा लो, ऐसी बात कह दो कि जनता को इमीडिएटली आप एड्रेस कर दो। एक सुचिंतित एनालिसिस जो उम्मीद की जानी चाहिए, एलओपी और एलओपी भारत जैसे बड़े देश में करीब 100 सांसदों के नेता हो के आप एलओपी हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आप, दूसरी बात, राहुल जी कोई बात कहेंगे तो सब लोग स्पेस देंगे, सुनेंगे। लेकिन राहुल जी, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय से मैंने उनके मुंह से कोई एक ऐसा पॉलिसी अल्टरनेटिव या कोई एक कंक्रीट आइडिया सुना हो कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। एक वो एक बल्कि वो प्रिसाइजली जो टीवी डिबेट्स में एंकर आते हैं तमाम राजनीतिक दलों की, उनकी ट्रेनिंग होती है कि 30 सेकंड में कोई चुटीली सी हस्ती चुभती सी बात कह के निकल जाओ। वो टीवी की जो ग्रामर होती है कि 30 सेकंड में बात कह के निकल जाओ, उस तरह की बात करते हैं वो। तो ये दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। सर राहुल के साथ दिक्कत अभी भी हो गई ना, वो हिंडनबर्ग का स्कूल तो बंद हो गया, सोरोस भी कहीं रोता पीटता बैठा हुआ है, तो वो रिसर्च वर्क आ नहीं रहा है सर, मुद्दे आ नहीं रहे, इसीलिए पहली बार 10 साल में ऐसा सेशन शुरू हुआ है जिसके पहले विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि वो बवाल काटते और बजट सत्र को भी डिरेल कर देते। पीएम मोदी ने भी तो एक दिन पहले इसीलिए सब कुछ कहा हाँ, था, तो हो ये सकता है इसलिए करने के लिए मिल नहीं रहा। मोदी जी ने व्यंग में और परिहास में बात कही। और ये दुर्भाग्य है ना, देखिए इतने बड़े देश में अंजू जी, मुद्दों को कोई कमी थोड़ा ना है। अभी हिंडनबर्ग हमको ये बताएगा कि क्या मुद्दे होने चाहिए, फलां जी कोई बताएंगे हमें क्या मुद्दे होने चाहिए, तो ये तो कोई बहुत आदर्श स्थितियां नहीं है। तो मुझे राहुल जी कई बार लगते हैं कि एक एनजीओ के या कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के एक बहुत ताली बटोरू टाइप की बात कहने वाले, एक बड़े विजन के साथ बात करने वाले नेता मुझे कांग्रेस में उनसे ज्यादा लगते हैं, जो उनसे ज्यादा बेहतर बात। जैसे ये जो अशोक गहलोत साहब हैं राजस्थान के, इतना लंबा उनका एक्सपीरियंस और कोई भ्रष्टाचार का कोई उन पे आरोप नहीं है, वो अगर एनालिसिस करें तो उनकी बात हम समझ सकते हैं। लेकिन राहुल जी पता नहीं, राहुल जी मुझे इस लोक के व्यक्ति लगते नहीं है, मतलब वो किस लोक में रहते हैं मुझे कई बार समझ में नहीं आता, वो क्या बात करते हैं। जैसे एक कॉमन आदमी होता है, आप और मैं जैसे बहुत छोटे लोग हैं, हम एक एक्शन कर रहे हैं और वो एक्शन रिजल्ट नहीं दे रहा, तो हम कोर्स करेक्शन करते हैं कि यार, अब वो अडानी अंबानी पता नहीं कितने सालों से वही चीजें कहे जा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर भी कहे जा रहे हैं। तो कोर्स करेक्शन का जो न्यूनतम विवेक आप और हम जैसे इंसानों में होता है, कई बार मुझे लगता है उनके पास वो भी नहीं है। वो अपना एक बच्चे की तरह रट लगा के वो बात कहे जा रहे हैं, कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा। तो ये देश का दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। राहुल को कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है, लेकिन मैं आपसे एक चीज और, ये आंकड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर हम 2014 की बात करें तो 2.5 लाख रुपए का टैक्स फ्री क्या था मध्यम वर्ग के लिए, मोदी सरकार ने 2019 में 5 लाख, 2023 में 7 लाख और 2025 में 12,75,000। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई ना मोदी सरकार की, विपक्ष के पास शब्द ही नहीं कुछ कहने के लिए, विरोध करने के लिए, शायद इसीलिए चुप्पी पड़ी हुई, इसीलिए राहुल गांधी भी बैंडेड की बातें कर रहे हैं। इसमें देखिए, अगर आप एनालिसिस करने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें आलोचना की भी हैं, उस पर बात होनी चाहिए। जैसे कि डिफेंस के बजट में कोई बहुत साइजेबल इंक्रीज नहीं है, करीब 10% के आसपास इंक्रीज है। और मतलब हमारे दुर्भाग्य से हमारे दो पड़ोसी हैं, चाइना और पाकिस्तान, और दोनों बड़े बदमाश किस्म के देश हैं। ये ना हम इनकी बातों में भरोसा कर तो सकते हैं बांग्लादेश ना। भी वैसे ही हो गया। अब तो ऑलमोस्ट बांग्लादेश भी उसी लाइन में आ गया है ना। तो डिफेंस के बजट को लेके हम मान सकते हैं कि कोई बहुत ऐसा नहीं कि जिसपे हम कहें था बड़ा शानदार काम है। दूसरा, इसमें एक बड़ा मसला है था कि तमाम सरकारी कंपनियों के शेयर बेच के ये सरकार कमाएगी 50,000 करोड़ रुपया, वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। 33,000 करोड़ ही जुटा पाई, तो वो, जबकि मार्केट तो अच्छा खासा चल रहा था, क्यों जुटाए नहीं गए? क्या अकुशलता थी या तैयारी की कमी थी, क्या था? तो ये काम विपक्ष का होता है कि आप फाइन प्रिंट देख के बताएं भैया ये प्रॉब्लम्स हैं और ये आप सुनवाई की जाए। लेकिन आप एक बहुत जनरल चलता सा कमेंट करके चले जाएं और फिर उसको कोई ना सुने। अभी आफत दरअसल क्या हो गई है कि एक वक्त में शायद मुझे पता नहीं आपको वक्त वो याद है या नहीं है, एक वक्त में जब कांग्रेस सरकार लगातार सत्ता में हुआ करती थी, मधु दंडवते मधु लेमे जैसे नेता विपक्ष में हुआ करते थे, तो बजट के बाद जब ये लोग कोई बात कहते थे तो बड़ी गंभीरता से लोग सुनते थे। दंडवते साहब क्या कह रहे हैं, मधु लेमे साहब क्या कह रहे हैं, यशवंत सिन्हा भी जब एक वक्त में विपक्ष में हुआ करते थे, तो ये लोग जो बात करते थे ये समझते थे भाई ये क्या एग्जैक्टली क्या डायमेंशन लेके आ रहे हैं। अभी दिक्कत क्या हो गई है
इतना सेट मामला हो गया है कि मतलब मेरे जैसा आम पत्रकार भी आपको ये बता देगा बजट आने के 1 घंटा पहले कि ये कमेंट आने वाले हैं कि इसमें इसके लिए नहीं, इसमें इसके लिए कुछ। तो इसमें होता दरअसल ये है कि फिर कहने वाले की बात का वजन कम हो जाता है। कल को राहुल जी कोई ये तार्किक बात भी कहें, उसको लोग बिल्कुल। गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि आपने 10 बातें पहले ऐसी की हुई हैं जो अर्थहीन बातें हैं। तो मैं इसको बड़े कैनवास पे देखता हूँ कि कोई उनका एडवाइजर हो, कोई उनको वेलविशर हो, तो समझाए कि वो ऐसी हल्की बातें ना किया करें, वजनदार बात किया करें, और उनकी बात सुनने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वो दुर्भाग्य से वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, और वो इस तरह की बातें करते हैं जो उनसे उम्मीद नहीं की जाती। बल्कि आप अगर देखें तो उनके जी। उनके उनके साथ एक वक्त एक वल्लभ, प्रोफेसर वल्लभ हुआ करते थे, कांग्रेस प्रवक्ता हुआ करते थे। आर्थिक विषयों में बहुत गंभीर बात किया करते थे वो, लेकिन वो छोड़ के भाजपा में आ बीजेपी गए। में आ गए ना। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जो आपके साथ जो सेंसिबल लोग थे, जो बात कर रहे थे, उनकी बात हम लोग ध्यान से सुनते थे, भाई ये प्रोफेसर साहब कुछ आंकड़े वाली बात करेंगे, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब चलो दुकान उठा के वही निकल चलो, चले चलो। तो ऐसा क्या है कि कोई विवेकवान व्यक्ति जो जिसकी बात सब लोग सुनना चाहेंगे, तो वो आपके साथ क्यों नहीं रह पा रहा? ये एक बड़ा सवाल है। सर, निर्मला सीतारमण को बहुत से लोग, विपक्षी भी बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं कि पता नहीं कैसा बजट लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने सबको हैरान कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कामकाज को याद करें, अगर हम यूपीए 1 यूपीए 2 को, तो आप कितने नंबर देते हैं निर्मला जी को? देखिए, निर्मला जी का ये 8वां बजट है ना, और 8 बजट पेश करना भारत जैसे देश में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड तो उनके नाम है ही कि पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 8 बजट पेश किए हैं। तो निर्मला जी मुझे लगता है कि बहुत मुखर या बहुत आक्रामक आमतौर पर नहीं दिखाई पड़े, लेकिन वो अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह से करती हैं, और पॉलिटिकल होमवर्क बढ़िया करते हैं, इकोनॉमिक होमवर्क बढ़िया करते हैं। इसी बजट में आंगनवाड़ी स्कीम को लेके उन्होंने बात की है, वो बढ़िया बात की है। गिग वर्कर्स को लेके उन्होंने बात की है, बढ़िया बात की है। स्टार्टअप को लेके उन्होंने, तो एक समग्र दृष्टिकोण उनके पास है। मैं इसको 10 में से पूरे 7 नंबर देता हूँ, जो फर्स्ट डिवीजन से ऊपर के नंबर होते हैं। नंबर में कहाँ काटता हूँ? नंबर में काटता हूँ कि डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट पूरे क्यों नहीं किए गए, डिफेंस पे थोड़ा सा और करना चाहिए। डिफेंस में बहुत मैसिव एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से लेकर सारी टेक्नोलॉजी पूरी नहीं बदल गई है। और स्टॉक मार्केट में कुछ साल पहले एक टैक्स लगाया गया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी कि जो लंबे टाइम तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, उन पर भी टैक्स लगाना शुरू किया था इसी सरकार ने। तो पैसे वैसे बहुत उससे नहीं आते हैं, लेकिन मार्केट में एक तरह का सेंटीमेंट डिस्टर्ब करने वाली बात होती है। तो इसके बावजूद 10 में से 7 है, और वो फर्स्ट डिवीजन के उससे ऊपर मार्क्स हैं वो। जी ये तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, और खासतौर पर अगर मध्यम वर्ग खुश है आलोक जी, जी। तो फिर तो उनको हाँ, 7 निश्चय। नंबर की 8 भी मिलने देखिए, चाहिए आपकी थे। आपकी सर आपके आपने मेरी आपके मेरी जेब में कुछ पैसे अतिरिक्त होंगे, आप चाहें तो अपनी कार बड़ी कर लें, चाहे तो मोबाइल बड़ी कर लें, और मैं तो कंजूस व्यक्ति हूँ, मैं तो अपना इन्वेस्टमेंट बड़ा करूंगा। जी जी जी। हो सकता है आपकी तरह बहुत सारे लोग जो मध्यम वर्ग से आते हैं वो यही सोच रहे होंगे कि कहाँ-कहाँ इस पैसे को खर्च हाँ, किया जाए जो बचेगा। इन्वेस्ट, लेकिन हाँ अच्छी बिल्कुल बात है इन्वेस्ट कर। सर, क्योंकि मध्यम वर्ग भी बहुत सीरियसली, बहुत ईमानदारी के साथ इस देश में टैक्स देता है, ये हम सब जानते हैं। हम सब लोगों की तनख्वाह आने से पहले टैक्स कट जाता है। तो आप सोचिए कितनी ईमानदारी से मध्यम वर्ग ही टैक्स देता आ रहा है इस देश में, अरे तो और अगर एक्चुअली नहीं उनके लिए नहीं नहीं, अंजू जी ऑप्शन क्या है? विकल्प नहीं है अब तो। सवाल ये है, यूपीआई आने के बाद ना, यूपीआई आने के बाद ये आप समझिए कि देर सवेर सरकार के पास सारा अंदाजा है कि किसके पास कितनी इनकम है, और सैलरी हुँ, वाला तो हर हाल में इसलिए देगा कि उसे पैसा कट के बाद में मिलेगा। तो लेकिन बिल्कुल, अब बिल्कुल। सब लोग आए और सब अपना कंट्रीब्यूशन करें, ये तो उम्मीद हमें करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा खुश है इस वक़्त, क्योंकि उसको हाँ। बहुत सारे सामान जो है उनमें भी मतलब वो भी सस्ते हुए हैं, तो एक अच्छी जी बात है जी। सर। सर आपने समय निकाला, विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आलोक जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी अंजू जी, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।